नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटो एजुकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल। हम भारतीय इतिहास की कक्षा 12 की पुस्तक का इकाई संख्या 1 ईंट मन के तथा अस्थियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 कक्षाएं ले चुके हैं। हमने इससे पूर्व की कक्षा में स्वाधान के प्रकार की चर्चा की थी। स्वाधान हड़प्पा सभ्यता के समय 3 प्रकार के स्वाधान का चर्चा की गई है। पूर्ण स्वाधान, जिसमें पूर्ण डेड बॉडी को गाड़ा जाता था जमीन में। आंशिक स्वाधान, व्यक्ति को जलाया व हड्डियों को कलश में लेकर गाड़ दिया जाता था। मतलब व्यक्ति को जला दिया जाता था तथा उसके जो अवशेष या राख वगैरह कुछ बचती थी उसे कलश में लेकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। दाह संस्कार, अग्नि में समर्पित, मतलब अग्नि के अंदर जला देना। मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा स्थलों से मिले स्वाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, मतलब गड्ढों में दफनाया गया था। कभी कभी स्वाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, मतलब जो उनके स्वाधान गर्त मतलब जो गड्ढे बनाए थे स्वाधान के लिए, उनकी बनावट कभी कभार एक दूसरे से अलग अलग हुआ करती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, मतलब जो कुछ स्थान थे वहाँ पर गर्त की जो सतह थी उस पर चिनाई किसकी की गई थी? ईंटों की। कुछ कब्रों में मृदभांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन को मृदभांड कहते हैं, तथा आभूषण मिले। मतलब इनसे यह साबित होता है कि मतलब जो स्वाधान थे उनमें मृतकों के साथ कुछ उनकी वस्तुएं दफनाई जाती थी, जैसे मृदभांड तथा उनके आभूषण। पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वाधानों से आभूषण मिले हैं, मतलब दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में हुए एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरतन के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला था। मतलब 1980 में जो हड़प्पा स्थल था उसके कब्रिस्तान में हुए एक उत्खनन, मतलब एक खुदाई कार्य के अंतर्गत क्या मिले? एक पुरुष की खोपड़ी के आसपास क्या मिले? शंख के 3 छल्ले, जैस्पर जो एक क्या है विशेष प्रकार का उपरतन है, मनके तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। विलासिता की वस्तुओं की खोज, मतलब जो उनके जीवन को आनंद प्रदान करती थी उनकी खोज। फ्योन्स, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। फ्योन्स क्या होता है कि एक घिसी हुई रेत, बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ है। फ्योन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। मतलब जो ये फ्योन्स से कहाँ से मिले? अधिकतर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही अधिकांश मिले, जबकि कालीबंगन नामक स्थान से नहीं मिले, जो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था, मतलब सोना भी बहुत कम था और आज की तरह बहुत कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय मतलब संचय लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसी गढ़ों में रखी गई वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो पुराने समय में लोग क्या होते थे अपने मतलब जो आभूषण थे, मतलब उनकी कीमती सामान थे, उनको घड़े मतलब जो मटके वगैरह उनके अंदर रख करके जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? संचय। ऐसे संचय आभूषण के हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर आभूषण है तो उन्हें आभूषण के संचय कह सकते हैं यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया। मतलब जो इनके वास्तविक स्वामी थे यानी कि मूल स्वामी थे उन्होंने पुनः प्राप्त नहीं किया, तब अपने स्थान पर ही रह जाए। मतलब जब अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने इन संचय को किसी जमीन में दफना दिया था तब, और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो कहीं और पर प्रस्थान कर जाते हैं, तब वह संचय अपने मूल स्थान पर ही रह जाते हैं जब तक कि वह व्यक्ति उसमें उसे नहीं निकालता। कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता, मतलब इन्हें कोई पुरातत्वविद या अन्य व्यक्ति खोज नहीं निकालता। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, मतलब शिल्प कैसे किस प्रकार उत्पादन किया जाता है उसके बारे में जानकारी। चनहूदड़ो या मोहनजोदड़ो यानी कि 125 हेक्टेयर की तुलना में
बहुत छोटा 7 हेक्टेयर। मतलब जो मोहनजोदड़ो है कितना क्षेत्रफल में फैला है 125 हेक्टेयर, जबकि चन्होदड़ो सिर्फ 7 हेक्टेयर। मतलब ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि मतलब मोहनजोदड़ो तो 125 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि चन्होदड़ो सिर्फ 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मतलब चन्होदड़ो जो पूर्ण रूप से क्या थी, शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। क्षेत्रफल में छोटे होने के बावजूद भी ये पूर्णतः शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। मतलब शिल्प कार्यों में भी कौन कौन से कार्य सम्मिलित थे? मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित था। बाट जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था, बाट और मोहर। मन के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, मतलब जो मन के उनके निर्माण में कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त किए जाते थे? कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलकड़ी जैसे पत्थर। धातुएं कौन कौन से प्रयुक्त किया जाते थे मन के निर्माण में? तांबा, कांसा, सोना तथा शंख, फ्योन्स और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। किसका प्रयोग होता था धातु का? तांबा, कांसा, सोना, ये तो धातु थी जिनका विशेषतः प्रयोग किया जाता था मन के बनाने में। पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। मतलब जो पत्थर के पिंड थे उन्हें किस आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। फिर इन्हें सल्क निकालने के बाद अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। मतलब शिल्प निर्माण की क्रिया में क्या होता था? पहले पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकार में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। मतलब इनका फिर सल्क निकालने का एक अंतिम रूप होता था, फिर घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। इस प्रकार शिल्प का उत्पादन किया जाता था। चन्होदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। मतलब जो छेद करने के भी जो औजार उपयोग किए जाते थे उनके अवशेष कहाँ से मिले? चन्होदड़ो तथा लोथल और धोलावीरा से भी मिले। नागेश्वर तथा बालाकोट, ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी। मतलब नागेश्वर और बालाकोट नामक स्थान है जो ये समुद्र के किनारे स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें क्या आती है? चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। नागेश्वर तथा बालाकोट क्या थे? सल्क से बनी वस्तुओं के विशेष निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। उत्पादन केंद्रों की पहचान, अफगानिस्तान में सोरदुई, मतलब अफगानिस्तान देश है उसके अंदर सोरदुई नामक स्थान से क्या होता है? नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। मतलब अफगानिस्तान सोरदुई से मतलब ये एमसीक्यू टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोरदुई है अफगानिस्तान में, वहाँ पे किस प्रकार के किस रंग के पत्थर मिले करते थे? नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, कार्नेलियन गुजरात में भड़ोच। सेलखड़ी कहाँ से प्राप्त होती थी? दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। धातु कहाँ से प्राप्त होती थी? राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान में स्थित, वहाँ से क्या होता है? तांबा उत्पादन किया जाता था। दक्षिणी भारत से सोना। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। मतलब जो कि ये खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, इससे मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। मतलब जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति थे इसके जो विशिष्ट मतलब एक विशेष प्रकार के मृदभांड थे वो हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे, अलग थे। तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान, मतलब ओमान क्या एक देश का नाम है, से भी लाया जाता था। तांबा कहाँ से लाया जाता था? ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण मतलब केमिकल रिएक्शंस दर्शाते हैं कि ओमानी तांबा तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं
दोनों में निकल के अंश मिले, मतलब दोनों में क्या मिले, निकल के अंश। इससे कह सकते हैं कि जो ओमान का तांबा था और हड़प्पा तांबा दोनों लगभग समान प्रकार थे, क्योंकि दोनों में ही निकल के अंश मिले। मोहरे, लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकन, मतलब हम सभी जानते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो हम तब उनके ऊपर किसी प्रकार की विशेष प्रकार की निशानियां कर दी जाती थी, ताकि उनसे हमें पता चल जाता था कि उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ या उन्हें खोला नहीं गया। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। आप अब सोचते हैं कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, मतलब एक सामान से भरा हुआ एक थैला क्या करना, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। उसका मुख रस्सी से बांधा गया, मतलब उसका जो फेस है, मतलब मुख है, उसे किससे किया गया, रस्सी से बांधा गया। गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहर से दबाया गया, मतलब जो इन्हें क्या किया, गांठ पर क्या किया, गीली मिट्टी से लगाने के बाद किसी वस्तु से दबाया गया, यानी कि किसी मोहर से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान मतलब जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण रहा, तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मतलब अक्षुण मतलब किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, तुम कह सकते कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। मुद्रांकन था, उससे किससे पता चलता था कि हमें उसकी छाप किसने की है, इसका भी पता चलता था। लिपि, हड़प्पाई मोहरा पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। जो हड़प्पाई मोहर थे उसके ऊपर हमें क्या कुछ लिखा हुआ मिला, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि या तो मालिक का नाम है और उसके साथ उसके पदवी, यानी कि उसका पद क्या था वो लिखा हुआ है। इन पर बना चित्र क्या होता है, एक आमतौर पर एक जानवर को हुआ करता था, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। मतलब इनके संकेत दिए हुए थे जिनसे अनपढ़ लोग इनसे समझते थे। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। मतलब अधिकांश अभिलेख मतलब वो संक्षिप्त छोटे हैं, और जो कि सबसे लंबा अभिलेख उसमें कितने चिन्ह है, 26 चिन्ह है। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 तक है। जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 तक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल, मतलब इसका भी प्रूफ देना होता है कि मतलब क्या प्रूफ होता है कि मतलब कह सकते हैं कि दाईं से बाईं ही लिखी जाती है। क्यों इसका ये प्रूफ है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित, मतलब सिकुड़ा हुआ है। इससे कह सकते हैं कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। बाट, चट नामक पत्थर से निर्मित, मतलब बाट था जिनका नापतोल के लिए प्रयोग किया जाता था, उनका निर्माण चट नामक पत्थर से हुआ करता था। निशान से रहित घनाकार, मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार के निशान नहीं होते थे और ये घनाकार आकृति में हुआ करते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी, मतलब जो इनके मानदंड थे वो द्विआधारी थे, 1, 2, 4, 8 इत्यादि थे। 1200 से 12,800 तक थे। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते हैं, मतलब जो ऊपरी मानदंड थे उनमें क्या है, दशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। धातु से बने पलड़े भी मिले हैं, मतलब इनके धातु से बने पलड़े के साक्ष्य भी मिले हैं जिनके अंदर बाटों का प्रयोग किया जाता था। प्रसाद तथा शासक, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्वविद विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देता। मतलब जो पुरातत्वविद है उन्हें पूर्ण रूप से विवरण नहीं दे पाते कि सत्ता का केंद्र तथा अधिक सत्ताधारी लोग के विषय में कौन सत्ता में था, कौन सत्ताधिकारी था। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। मतलब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिससे पुरातत्वविदों ने क्या दिया,
प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध में कोई विशेष प्रकार की भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, मतलब एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे राजा की संज्ञा दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरावस्तु राजाओं से परिचित थे। मतलब जो मेसोपोटामिया के लोग थे वहाँ किससे परिचित थे? पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यह समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान थार का रेगिस्तान तथा पाकिस्तानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं, जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब सन 1800 ईसा के पूर्व क्या कर दिया? चोलिस्तान के समीप अधिकांश हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। मतलब उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र अस्तित्व में रहे 1900 ईसा पूर्व के बाद भी। विशिष्ट मनके समाप्त हो गए। अब क्या हो गया? 1900 के बाद विशिष्ट प्रकार के मनके समाप्त हो चुके थे। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई थी। सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। मतलब सार्वजनिक संरचना का निर्माण कहाँ हुआ करता था? दुर्ग टीले में, यानी कि पश्चिमी टीले में हुआ करता था। उनका निर्माण अब बंद हो चुका था। पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। मतलब जो पुरावस्तुएं तथा बस्तियां अब किन की तरफ संकेत करती है? ग्रामीण शैली की तरफ। जबकि मोहनजोदड़ो था ये शहरी केंद्र को आकर्षित की तरफ चिन्हित करते हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। मतलब जो ये संस्कृति उन्हें क्या कहा गया? उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति। मतलब जहाँ पे सभ्यता का अंत होने लगा उन संस्कृतियों का कहा गया अनुवर्ती संस्कृति या उत्तर हड़प्पा। पुरास्थल, पुरातत्विक पुरास्थल वस्तुएं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। पुरास्थल कैसे बनते हैं? पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, मतलब किसी प्रकार की वस्तुएं और उन संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से क्या बनते हैं? पुरास्थल बनते हैं। टीला, जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, मतलब एक ही स्थान पर क्या करते हैं? लगातार रहते हैं, तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग, मतलब उनके लगातार उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या होता है? आवासीय मलबों का निर्माण हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? टीला कहते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरे खोजी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से मोहरे खोज निकाली। हड़प्पा से मोहरे खोजी दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से मोहरे खोजी। इन्हीं खोजों के आधार पर सन 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल 1924 में। मतलब जॉन मार्शल क्या थे? सन 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? जॉन मार्शल। यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। मतलब जो भारत में सर्वेक्षण करने से पूर्व वह यूनान तथा क्रीट नामक स्थान पर भी अपना कार्य कर चुके थे, वहाँ से अपना अनुभव लेकर आए। 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर, मतलब 1924 में जॉन मार्शल थे और जबकि 1944 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर बने। इनके अनुसार एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक समझा। मतलब उन्होंने क्या REM व्हीलर ने कहा कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय क्या करना चाहिए? हमें टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक समझना चाहिए। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवर से घिरा हुआ दर्शाया गया है को आद्य शिव
अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई। मतलब एक विशेष प्रकार की मोहर मिले जिसपे क्या करिए पालथी मारकर एक योगी बैठे हुए दर्शाए गए, जिसमें क्या है उसके आर पर चारों तरफ क्या जानवर घिरे हुए, और उसी मोहर को उसी योगी को वहाँ के लोगों ने आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब जो पत्थर की शंक्वाकार वस्तुएं थी